इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में पिछले वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न है उसके आधार पर मैंने 5 प्रश्न तैयार किए हैं जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और आने वाली एग्जाम में आपको ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे ऐसा मैं समझ रहा हूं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एडमिशन? स्वीकृति क्या है? हु कैन मेक एडमिशन? स्वीकृति कौन कर सकता है? बाय हुम एडमिशन कैन बी यूज्ड? किसके द्वारा एडमिशन यूज किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 की धारा 15 के अनुसार स्वीकृति किसी प्रासंगिक तथ्य या विवादित तथ्य के बारे में मौखिक दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया गया ऐसा कथन है जो मामले में किसी पक्षकार द्वारा दिया जाता है। किसी भी पक्षकार द्वारा दिया जा सकता है, वादी प्रतिवादी। स्वीकृति की मुख्य बातें क्या है? जैसा मैंने पहले बताया कि यह कथन मौखिक दस्तावेजी इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है। कौन कर सकता है? यह धारा 16 में इसका वर्णन किया गया है, इसको बताया गया है। धारा 16 में क्या कहा गया है? नंबर 1, कार्यवाही का कोई भी पक्ष स्वीकृति दे सकता है, वादी या प्रतिवादी। दूसरा, वे अधिकृत एजेंट जिन्हें न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से बयान देने के लिए अधिकृत किया, ऑथराइज किया है। तीसरा, वे व्यक्ति जिनका मामले के विषय वस्तु में स्वामित्व या आर्थिक हित हो। कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो उस मामले में उसका कुछ आर्थिक हित हो। चौथा है वे व्यक्ति जिनसे मुकदमे के पक्षकारों को अपना हित प्राप्त हुआ है। इसको मैं थोड़ा उदाहरण के साथ समझा रहा हूं। यदि ए ने बी को जमीन बेची और बाद में बी उस जमीन के लिए बी पर मुकदमा चलता है तो ये वह व्यक्ति है जिससे बी को हित प्राप्त हुआ है। अब आते हैं किसके द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है स्वीकृति? यह उस पक्ष के विरुद्ध इस्तेमाल की जा सकती है जिसने मुकदमा किया है। इसका मतलब यह है कि यह साक्ष्य यानी एविडेंस के रूप में काम करती है और तथ्यों को साबित करने के लिए न्यायालय में पेश की जा सकती है। इसके लेकिन विशेष कंडीशंस में कुछ कंडीशंस भी इसके साथ बताए गए हैं। पहला क्या कि जो स्वीकृति होगी वो स्वेच्छा से की जानी चाहिए, यानी कोई जबरदस्ती या धमकी नहीं होना चाहिए। अगर उसको धमका करके उससे स्वीकृति ली जा रही तो गलत होगा, अगर जबरदस्ती लिया जा रहा तब ये गलत होगा। स्वीकृति स्वयं में निर्णायक प्रमाण कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन यह एक बहुत मजबूत सबूत है। तीसरा है चुप्पी यानी साइलेंस भी कुछ परिस्थितियों में स्वीकृति मानी जा सकती है। यह था पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा है एक्सप्लेन फुली द रूल ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट। आर देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल? जो भी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य होंगे वो क्या होंगे? प्रत्यक्ष होने चाहिए। इसको एक्सप्लेन कीजिए और क्या इसको कोई एक्सेप्शन है? तो इसको मैं बता रहा हूं। इसका उत्तर होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 55 के तहत यह निर्धारित है कि सभी मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होने चाहिए, अर्थात कोई गवाह केवल उन्हीं तथ्यों के बारे में गवाही दे सकता है जिन्हें उसने स्वयं देखा है, सुना है या महसूस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट। सुनी सुनाई बातों को आमतौर पर इसमें शामिल नहीं किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि साक्ष्य सर्वोत्तम उपलब्ध स्रोत से जो प्राप्त हुआ है। यदि वह किसी ऐसे तथ्य को संदर्भित करता है, साक्ष्य अगर ऐसे तथ्य को संदर्भित करता है जिसे देखा जा सकता है, जिसे सुना जा सकता था या किसी अन्य इंद्रिय द्वारा अनुभव किया जा सकता था, किसी की राय या उसके आधारों को संदर्भित करता है, तो गवाह वह व्यक्ति होना चाहिए जो यह जानकारी रखता है। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसके कुछ प्रमुख अपवाद हैं जो निम्नलिखित हैं। क्या क्या अपवाद है इसके लिए? मृत्यु पूर्व दिए गए बयान, डाइंग डिक्लेरेशन जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, धारा 26 BSA में धारा 26 के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण
कैसे उसकी मृत्यु हुई, या अपनी मृत्यु के परिणाम स्वरूप होने वाले लेन देन की परिस्थितियों के बारे में दिए गए बयान स्वीकार है। यानी आदमी मरने वाला है, तब जो उसने बयान दिया है कि उसकी मृत्यु का कारण क्या है, या जो भी लेन देन हुआ उस परिस्थिति में क्या हुआ, अगर वो बयान देता है तो वो स्वीकार्य है, क्योंकि गवाह अप्रत्यक्ष गवाही देने के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो आप गवाही नहीं कर सकता, क्योंकि वो मर मर रहा है। डाइंग डिक्लेरेशन इसको कहते हैं। रेस गेस्टे धारा 4, इसमें कहा गया है कि वे तथ्य जो विवाद में तो नहीं है, लेकिन विवाद में शामिल तथ्य से इतने निकट से जुड़े हैं कि वे एक ही लेन देन का हिस्सा बन जाते हैं, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, प्रासंगिक होंगे, भले ही वे अलग अलग समय और स्थानों पर घटित हुए हों। स्वीकारोक्ति और बयान, एडमिशन एंड कन्फेशन, धारा 15 से 25, मुकदमे के पक्षकार या एजेंट द्वारा दिए गए बयान जिन्हें विवादित तथ्य के अप्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। विशेषज्ञों की राय, अगर विशेषज्ञ कोई जीवित व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र में विशेष रूप से कुशल है, ये किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 45। उदाहरण के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ हो सकता है, हस्तलेख विशेषज्ञ हो सकता है, तो उसकी राय भी मानी जा सकती है, यानी प्रासंगिक होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। व्हाट इज द लॉ रिलेटेड टू रेलिवेंसी एज इन्यूमरेटेड इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023? ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। इसका उत्तर रेलिवेंसी है, प्रासंगिकता जिसको कहते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 साक्ष्य के नियमों को नियंत्रित करता है, जिसमें प्रासंगिकता को तथ्यों के बीच तार्किक संबंध, धारा 3 से 17 के रूप में अस्वीकारता को न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने की कानूनी अनुमति के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रासंगिकता किसी तथ्य को मुद्दे से जोड़ती है, जबकि स्वीकारता यह तय करती है कि उस प्रासंगिक तथ्य को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 से 17 यह निर्धारित करती है कि कौन से तथ्य प्रासंगिक हैं। दूसरा, साक्ष्य विवादित तथ्यों या अन्य प्रासंगिक तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। तीसरा है, प्रासंगिकता तथ्यों के बीच तार्किक संबंध को दर्शाती है या नहीं, ये भी देखना है। सिद्धांत, प्रासंगिकता में वे तथ्य शामिल होते हैं जो एक ही लेन देन, अवसर, कारण या प्रभाव का हिस्सा होते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रासंगिक माने जाने वाले तथ्यों में उद्देश्य, तैयारी, पूर्व या बाद का आचरण और प्रासंगिक तथ्यों को समझाने या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक तथ्य शामिल है। अब आप जानते हैं कि प्रासंगिकता और स्वीकार्यता में क्या अंतर है। तो प्रासंगिकता और स्वीकार्यता अलग अलग अवधारणाएं हैं, जिनमें प्रासंगिकता तर्क पर आधारित होती है और स्वीकार्यता कानूनी नियमों पर आधारित होती है। ये मेन डिफरेंस है। यह तर्क, प्रासंगिकता जो होती है वो तर्क पर आधारित होती है और स्वीकार्यता जो है वो कानूनी नियमों पर आधारित होती है। इसको मैंने टेबल के फॉर्म में प्रस्तुत किया है। तो परिभाषा, किसी तथ्य का विचाराधीन मामले में तार्किक संबंध, प्रासंगिकता। स्वीकार्यता, एडमिसिबिलिटी, किसी तथ्य को न्यायालय में प्रस्तुत करने की अनुमति देने वाली कानूनी आवश्यकता। आधार क्या होगा? तर्क और मानवीय अनुभव, धारा 3 से 17 पर आधारित। और इस एडमिसिबिलिटी कब लागू होगी? जो कहा गया धारा 3 में, 15 से 23 और 61 में। प्रकृति क्या है? व्यापक, यह आवश्यक नहीं कि सभी प्रासंगिक तथ्य स्वीकार्य हों। जो भी प्रासंगिक हैं, तर्क द्वारा हमने सिद्ध कर दिया कि ये प्रासंगिक हैं, लेकिन वे स्वीकार हैं या नहीं हैं ये जरूरी नहीं है। इसका एडमिसिबिलिटी में क्या है? संकीर्ण दृष्टिकोण होता है। सभी स्वीकार्य तथ्य प्रासंगिक होने चाहिए। और प्रासंगिकता का निर्धारण आमतौर पर पहले किया जाता है। एडमिसिबिलिटी में क्या होता है? किसी तथ्य को प्रासंगिक माने जाने के बाद ही उसकी स्वीकार्यता का निर्णय किया जाता है।
प्रासंगिकता में किसी प्रासंगिक तत्व को कानून द्वारा बाहर रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए सुनी सुनाई बातें। अगर सुनी सुनाई बातें हैं तो प्रासंगिक हो सकती हैं, लेकिन वो स्वीकार योग्य नहीं हो सकती। स्वीकार्य साक्ष्य को कानूनी बाधाओं को पार करना होगा, यानी जो कानून की तरह से सही है वही ही साक्ष्य जो है स्वीकार होता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि मुख्य अंतर जो प्रासंगिक और स्वीकार वाले तथ्य में है वो ये है कि सभी प्रासंगिक तथ्य स्वीकार नहीं होते, लेकिन सभी स्वीकार्य साक्ष्य प्रासंगिक होते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया बयान तार्किक रूप से प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अस्वीकार्य है। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर यानी 4 पर। व्हाट इज मींट बाय हियरसे एविडेंस? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच नॉन एडमिसिबिलिटी ऑफ सच एविडेंस इज बेस्ड? स्टेट द एक्सेप्शंस इफ एनी। यह है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा अनुश्रुत साक्ष्य। हियरसे एविडेंस को क्या कहते हैं? अनुश्रुत साक्ष्य वह साक्ष्य है जो किसी दूसरे से प्राप्त होती है, जिसमें गवाह किसी ऐसी बात का वर्णन करता है जिसे उसने स्वयं नहीं देखा बल्कि किसी और से सुना है। यह आमतौर पर अस्वीकार्य है क्योंकि यह शपथ पर नहीं दी जाती, इस पर जिरह नहीं की जा सकती और यह विश्वसनीय नहीं हो सकती। गवाही को अस्वीकार मानने का सिद्धांत। सुनी सुनाई बातों के विरुद्ध नियम सर्वोत्तम साक्ष्य नियम पर आधारित है। न्यायालय यह अपेक्षा करता है कि सर्वोत्तम संभव साक्ष्य प्रत्यक्ष होगा, व्यक्तिगत अवलोकन के द्वारा होगा, उसको ही प्रस्तुत किया जाए, न कि अप्रत्यक्ष कमजोर गवाही जो सुनी सुनाई बातों, अफवाह या धोखाधड़ी का परिणाम हो सकती है। बीएससी की धारा 55 के तहत मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। बीएससी 2023 में अनुश्रुत साक्ष्य के कुछ अपवाद भी, एक्सेप्शंस भी हैं। हालांकि अफवाह को आमतौर पर बाहर रखा जाता है, लेकिन इसे विशिष्ट परिस्थितियों में स्वीकार भी किया जा सकता है जहां विश्वसनीयता उच्च स्तर की होती है। रेस गेस्टे, एक ही संव्यवहार के भाग। किसी घटना से ठीक पहले, उसके दौरान या उसके बाद दिए गए बयान जो घटना से इतने निकट से जुड़े हों स्वीकार्य है। मृत्यु पूर्व दिए गए बयान किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में दिए गए बयान ये एक्सेप्शन के रूप में आते हैं, इनको भी माना जा सकता है। सार्वजनिक अभिलेख दस्तावेज, दायित्व के निर्वहन के दौरान सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा तैयार किए आधिकारिक दस्तावेज, ये भी मान्य होगा, जबकि हालांकि ये क्या है, अपवाद के रूप में है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। हु इज एन एक्कम्प्लिस? सह अपराधी कौन होता है? डिस्कस द रूल्स एप्लीकेबल टू एडमिसिबिलिटी ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ एन एक्कम्प्लिस। इसका उत्तर होगा अपराध करने में भागीदार या सह अपराधी वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर अपराध में भाग लेता है, सहायता करता है या उकसाता है। बीएसए की धारा 138 के तहत एक सह अपराधी को सक्षम गवाह माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उसकी गवाही किसी आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए स्वीकार्य है। सह अपराधी गवाही की स्वीकार्यता के प्रमुख नियम क्या हैं? गवाह की योग्यता। बीएसए की धारा 138 के अनुसार एक सह अपराधी आरोपित व्यक्ति के खिलाफ एक योग्य गवाह होता है। पुष्टि अनिवार्य है, पुष्टिकरण होना चाहिए। बीएसए की धारा 138 स्पष्ट करती है कि यदि किसी दोष सिद्धि को किसी सह अपराधी की पुष्टिकृत गवाही पर आधारित माना जाता है तो वह वैध है। तीसरा है क्षमादान का प्रस्ताव। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 343 के तहत क्षमादान का प्रस्ताव स्वीकार करने वाला सह अपराधी गवाही दे सकता है। पूर्व प्रकटीकरण की आवश्यकता। अपराध में सह अपराधी को अपराध से संबंधित अपने ज्ञान में मौजूद सभी परिस्थितियों का पूर्ण और
सत्य प्रकटीकरण करना होगा। ये बहुत आवश्यक है कि अपराधी जो भी बयान देगा वो सत्य होना चाहिए और सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण करे, तभी वो गवाही जो है सह अपराधी के द्वारा स्वीकार करने योग्य हो सकती है। स्वतंत्र साक्ष्य, किसी गवाही को स्वीकार और विश्वसनीय होने के लिए उसे स्वतंत्र पुष्टिकारक साक्ष्यों द्वारा समर्थित होनी चाहिए, तभी वो सह अपराधी का जो है गवाही मानी जा सकती है। तो दोस्तों ये 5 जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और आप इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम देने से पहले। जब भी आपको समय मिले इसको दोहरा लीजिए। आशा करता हूं कि जो मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में तैयार किया है या जो संक्षेप रूप में जो भी उत्तर दिया है ये भी आपके लिए ही बहुत मददगार होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।